गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 7। आज आप लोगों को चैप्टर 5 पढ़ना है और ये भी दिल्ली सल्तनत पीरियड से ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट चैप्टर 4 अगर आप पढ़ते हैं तो चैप्टर 5 बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट है। इसलिए आपको चैप्टर 5 पढ़ने से पहले 4 एक बार अच्छे से ज़रूर वीडियो देख ले और चैप्टर भी खुद से पढ़ ले, ताकि चैप्टर 5 पढ़ने में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें मेनली आपको 2 डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है सैयद डायनेस्टी और सेकेंड है लोदी डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर क्या थे, इनके द्वारा क्या क्या वेलफेयर वर्क किया गया, इसके बारे में पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है कि सल्तनत पीरियड का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, यह इम्पॉर्टेंट है। और सल्तनत पीरियड कैसे डेमोलिश्ड हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यही 3-4 टॉपिक से यह चैप्टर आपका फिनिश्ड हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम खीज खां था। खीज खां और कहा जाता है खीज खां एक अफ़गान रूलर थे। जहाँ तक आप पढ़े होंगे इससे ऊपर के सभी रूलर जैसे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ये सब जो रूलर पढ़े होंगे ये सभी के सभी रूलर तुर्किश मुस्लिम थे। लेकिन अभी तक में पूरे दिल्ली सल्तनत पीरियड में एक मुसलमान था, अफ़गान शासक, जिसका नाम था सैयद डायनेस्टी। यानी सैयद डायनेस्टी ही एक अफ़गान रूलर के रूप में यहाँ पे क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है। कहा जाता है इसके फाउंडर समझ गए। अब कहा जाता है इसके जो वजीर था उसका नाम हमीद खान था। तो किसका वजीर हमीद खान था, तो मुबारक शाह। तो सैयद डायनेस्टी के बाद इसका जो सन है वह किंग बनता है, जिसका नाम मुबारक शाह रहता है। मुबारक शाह का एक वजीर था हमीद खान। वह क्या करता है, इनवाइट करता है बहलोल लोदी को कि आप आइए और मुबारक शाह पे अटैक कीजिए और इसको हटाइए गद्दी से। क्यों? क्योंकि हमीद खान क्या बनना चाहता है, किंग बनना चाहता था। उसके बाद क्या होता है, मुबारक शाह के द्वारा एक सिटी बनाया गया था, मुबारक शाह के द्वारा मुबारकाबाद सिटी। याद रखिएगा कि मुबारकाबाद सिटी के जो फाउंडर थे उनका नाम मुबारक शाह था। अब आते हैं लोदी डायनेस्टी। तो लोदी डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के जो मुबारक शाह उसको किल कर देते हैं। कौन किल कर देते हैं, बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी एक नया डायनेस्टी के फाउंडेशन डालते हैं जिसका नाम लोदी डायनेस्टी होता है। कहा जाता है लोदी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे बहलोल लोदी थे। ये भी क्या थे, अफ़गान ट्राइब थे। ये भी याद रख सकते हैं, ये भी एक अफ़गान ट्राइब थे। कहा जाता है बहलोल लोदी के बाद इस डायनेस्टी में जो सबसे फेमस किंग हुआ उसका नाम सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी जो यहाँ पे रूल करता है वह पूरा इस्लामिक स्ट्रक्चर पे रूल करता है। सिकंदर लोदी की माँ एक हिंदू रहती है और हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। सिकंदर लोदी क्या करता है कि जो भी हिंदू टेम्पल्स रहता है उस सभी को डिस्ट्रॉय करता है, डेमोलिश्ड करता है। कहा जाता है सिकंदर लोदी के द्वारा एक मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको सिकंदरी एक गज कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1570 तक रूल किया। इसने क्या किया, जौनपुर और बिहार को एनेक्स्ड किया, यानी जौनपुर एंड बिहार को कैप्चर किया। तो कौन जौनपुर एंड बिहार को कैप्चर किया, तो सिकंदर लोदी। इसने एक सिटी को फाउंडेड किया, उस सिटी का नाम आगरा था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आगरा सिटी के फाउंडर कौन थे, तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी क्या करता है कि अपने कैपिटल दिल्ली से कहाँ पे शिफ्ट करता है, तो आगरा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि सिकंदर लोदी अपने कैपिटल दिल्ली से कहाँ शिफ्ट करता है, तो आगरा। सिकंदर लोदी के बाद फिर एक नया किंग बनता है जिसका नाम इब्राहिम लोदी। कहा जाता है दिल्ली डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर या लोदी डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर जो था वह इब्राहिम लोदी था। वह 1517 से लेकर 1526। कहा जाता है ये उतने पावरफुल नहीं था। लोदी डायनेस्टी के अगेंस्ट कौन था, राणा संगा और जलान खान और दौलत खान। तो यह सब इसके अगेंस्ट थे और चाहते थे कि यह बहलोल लोदी यहाँ से हट जाए। उसके बाद क्या करते हैं, सभी के सभी
क्या करते हैं, बाबर को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और इब्राहिम लोदी पे अटैक कीजिए, हम आपको सहयोग देंगे। जो सभी होते हैं बाबर यहाँ पे क्या करते हैं, आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट एक वार होता है जिसको हम लोग बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, और वो कब होता है तो 1526 में होता है। इसमें क्या होता है कि इब्राहिम लोदी डिफीटेड हो जाता है। इब्राहिम लोदी जैसे ही डिफीटेड होता है उसके बाद इंडिया में मुगल डायनेस्टी आ जाता है, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो इस तरह से इस डायनेस्टी का समाप्त होता है, और इस डायनेस्टी से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ पोस्ट था और कुछ सोर्स ऑफ रेवेन्यू था जो आपको समझना नीड है। तो किसी भी किंग के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और वहाँ के ऑफिसर के बारे में समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं दीवान। दीवान कौन होता था, तो जो वजीर होता था उसी को दीवान कहा जाता है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है उसी तरह की वजीर का पोस्ट होता था, यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर जो भी पैसे से लेन देन का वर्क होता था वह सभी के सभी फाइनेंस मिनिस्टर ही क्या करते थे, देखते थे। उसके बाद जो चीफ जज होता था उसको काजी कहा जाता था, यानी ऐसे तो राजा ही सर्वे सर्वा होता था, लेकिन इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर भी अपॉइंटमेंट किए जाते थे किंग के द्वारा। तो चीफ जज को क्या कहा जाता था, काजी। ऐसे मेन जज का काम कौन करते थे, वहाँ के किंग। दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज क्या होता था, तो याद रख सकते हैं जैसे अभी डिफेंस मिनिस्टर है, कौन है तो राजनाथ सिंह। तो सेना के लिए सेना को पेमेंट देना, सेना को नए आर्टिलरी देना, वेपन्स देना, ये सब काम कौन करते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। तो उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर होते थे उनको दीवान ए आरिज कहा जाता था। अब आते हैं ईच प्रोविंसेस। प्रत्येक प्रोविंसेस क्या किया जाता था कि एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए प्रोविंसेस को बांटा जाता था। तो प्रोविंसेस को पहले किस में बांटा जाता था, तो याद रखिएगा कि प्रोविंसेस को 3 पार्ट्स में बांटा जाता था। पहला सूबा में बांटा जाता था। सूबा में जो हेड होते थे उसको हम लोग सूबेदार कहते थे, वह राजा के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता था। उसके बाद सूबा के बाद उसको किस में बांटा जाता था, तो प्रोविंसेस में बांटा जाता था, यानी सरकार में बांटा जाता था। और प्रोविंसेस में, और उस प्रोविंसेस या कहिए परगना में, तो परगना का जो हेड होता था उसको हम लोग सिकदार कहते थे। तो उसके बाद ये भी क्या होता था, एक तरह से राजा के ही जैसा होता था। वहाँ पे कुछ अपनी सेना रखता था, कुछ ऑफिसर रखता था, वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर कर और राजा के पास भेजता था। इस तरह से जो राजा का जो सबसे यानी किंग का जो सबसे फेथफुल पर्सन होता था वही सिकदार और सूबेदार के पोस्ट पर क्या होते थे, अपॉइंट होते थे। अब आते हैं विलेज रेवेन्यू ऑफिसर। गांव से भी जो पैसा कलेक्ट करने का जो काम करते थे उनको पटवारी कहा जाता था। तो जो विलेज रेवेन्यू ऑफिसर होते थे वह पटवारी होते थे। इनका वर्क होता था कि जो विलेज लेवल पे सोर्स ऑफ इनकम है उसको कलेक्ट कर कर किंग के पास सेंड करना। अब आते हैं उसर। उसर क्या था, तो एक लैंड टैक्स था और मुस्लिम से लिया जाता था 10%, यानी जो भी आपकी आमदनी है उसका 10% आप क्या कीजिए, टैक्स दीजिए। तो उसर टैक्स किससे लिया जाता था, तो मुस्लिम से लिया जाता था। और यह किस टाइप्स की टैक्स था, तो यह लैंड टैक्स था। अब आते हैं खराज। खराज भी क्या था, ये भी लैंड टैक्स था। और यह किससे लिया जाता था, तो यह हिंदू से लिया जाता था। तो याद रख सकते हैं, उसर लैंड टैक्स मुस्लिम से, खराज लैंड टैक्स, और यह किससे लिया जाता था, तो यह हिंदू से लिया जाता था। अब आते हैं खम्स। खम्स क्या होता था, अगर हमारे सोल्जर जो होते थे अगर कोई पार्ट से जीतते थे और वहाँ से वेल्थ लूटते थे तो 1/4 पार्ट्स राजा को टैक्स के रूप में देना होता था, और 3/4 जो पार्ट्स होता था वह सोल्जर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खम्स, यानी वार में जो भी वेल्थ जीता जाता था उसका 1/5 कौन रख लेता था, राजा, और बाकी किस में डिस्ट्रीब्यूट होता था, सोल्जर में। अब आते हैं जजिया। क्या था, यह एक रिलीजियस टैक्स था और यह हिंदू पे लगाया जाता था, जैसे ब्राह्मण्स हो गए,
हिंदू हो गए, इस सब पर क्या किया जाता था, जजिया लगाया जाता था। इरिलीजियस टैक्स, अगर आप पूजा करने जा रहे हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, तो उसको आपको टैक्स देना होता था, जिसको हम लोग पिलग्रिमेज टैक्स कहते हैं। उसी को जो हिंदू पे लगाया जाता था उसको जजिया टैक्स कहते हैं। फिर मुस्लिम पर भी टैक्स लगाया जाता था, रिलीजियस टैक्स, जिसको जकात कहा जाता था। यानी मुस्लिम का जो भी आमदनी हो रहा है उसका 2% क्या होता था, उनको जकात के तौर पे टैक्स देना होता था। तो इस तरह से कोई भी जो किंग बनते थे उनका ये सभी के सभी रेवेन्यू सोर्स था। तो जिनकी अच्छी रेवेन्यू सोर्स होता था उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा होता था, और वे अच्छे से क्या करते थे, अपने एम्पायर को ऑरिजिनेट करते थे और अच्छे से आगे बढ़ाते थे। उनका एम्पायर लंबे समय तक चलता था। कहा जाता है कि कभी भी कि एक अच्छी एम्पायर को चलाने के लिए वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर जितनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा वह उतना ही डेवलप करेगा। तो देखे होंगे कि बहुत सारे किंग लंबे समय तक नहीं चल पाते क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो इस तरह से आपका चैप्टर फिनिश्ड हुआ। आप एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो देखने के बाद एक बार खुद से बुक पढ़िएगा ताकि आपकी समझ अच्छी हो सके, आपको क्वेश्चन बनाने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। दैट्स ऑल।